हाय एवरीवन, सर्कल एंड आर्क आज हमारा नया टॉपिक होगा। हम लोगों ने रोटेशन थ्योरम पढ़ लिया था जिसको अपन घुमक्कड़ फैक्टर से समझ चुके थे। अगर आपको कोई भी वेक्टर दिखता है ना, और दूसरा वेक्टर दिखता है, दोनों का लेंथ अगर बराबर है और दोनों के बीच में कुछ भी एंगल है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ घुमा के ये वाला बना सकते हो वेक्टर, है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये जो पहला वाला वेक्टर है जिसको घुमाना है उसको ए वेक्टर मान लेता हूँ, और जो डेस्टिनेशन है उसको बी वेक्टर। तो ए वेक्टर पे अपन घुमक्कड़ फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको बी फैक्टर मिल जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन में आपको जब भी दिखता है कि एंगल इन्वॉल्व है, घुमाना है, तो आप हमेशा घुमक्कड़ फैक्टर लगाइए। सर्कल एंड आर्क के बारे में समझते हैं अपन। ओके, सबसे पहले अपन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल। इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल, ये सब बहुत बहुत इजी है। मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा आज, है ना। थोड़ा अपना टाइम आज जा चुका है काफी, लेकिन फिर भी मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा। इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल, देखिए सेमी सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, पहले मैं लिख के बता देता हूँ फिर प्रूफ करके बता दूंगा। ध्यान से समझना, मस्ती के साथ समझना, आपको सब समझ में आएगा, बड़ा इजी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 minus z upon z1 minus z is equal to pi by 2. This is equation of semicircle. Please write it down. कोई जस्टिफाई करके बता सकता है मेरे को, अगर जिसने दिमाग लगा लिया वो बता भी सकता है, ऐसा नहीं है। This is equation of semicircle. ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, और सेमी सर्कल क्या होता है कि आपने उसको डायमेट्रिकली दो हाफ में डिवाइड कर दिया। तो मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसका इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो ये सेमी सर्कल जो है ना, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है z1 एंड z2। देखो z1 एंड z2 आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। z1 एंड z2 आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। और ये जो z होता है ना, ये हमेशा वेरिएबल पॉइंट होता है। जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन में या सर्कल में क्या करते थे, वेरिएबल पॉइंट को लोकस मान लेते, मतलब h, k मान लेते थे, है ना, और फिर उसके हिसाब से आप इक्वेशन लिखते थे। यहां पर ये h, k का काम कौन कर रहा है, z। ठीक है, आप z को x प्लस आयोटा y की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप x, y की तरह भी इमेजिन कर सकते हो, या फिर आप h, k की तरह भी इमेजिन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो z का काम है वो एक वेरिएबल पॉइंट का है, तो दैट इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। तो आपको मैं अभी से एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, मेरे से डाउट मत पूछना बाद में। ये नीचे अगर 1 2 3 लगा दिया मैंने, तो उनको फिक्स पॉइंट बोलूंगा आज के बाद। और ये z लिखा है सिर्फ z, तो इसको अपन वेरिएबल पॉइंट बोलेंगे। ये सबको क्लियर है। ये जो z रहेगा सिर्फ z, नो सुपरस्क्रिप्ट, नो सबस्क्रिप्ट, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल पॉइंट। और यहाँ पे z1 z2 z3 z4 आ गया तो वो फिक्स पॉइंट। वी हैव टू फिक्स पॉइंट्स जो कि z1 और z2 वो डायमेट्रिकली अपोजिट है, और एक वेरिएबल पॉइंट है अपने पास, ये रहा वेरिएबल पॉइंट z। ठीक है, ये इस सेमी सर्कल में लाई कर रहा है। मैंने सर्कल पूरा इसीलिए बनाया है क्योंकि सर्कल का ही तो पार्ट होता है सेमी सर्कल। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कि z1 और z के बीच में जो वेक्टर बनेगा, z1 और z के बीच में जो वेक्टर बनेगा, और z2 और z के बीच में जो वेक्टर बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90। बहुत बढ़िया, ये 90 डिग्री होगा। तो क्या आप यहाँ पे फिर से घुमक्कड़ थ्योरम लगा सकते हो, रोटेशन थ्योरम, बिल्कुल लगा सकते हो। क्या दिक्कत है, आराम से लगाइए। रोटेशन थ्योरम लगा देते हैं अपन इसमें। देखो, क्या आप ये बोल सकते हो कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर होगी, क्या बराबर होगी या नहीं होगी, बताइए। नहीं होगी, नॉट नेसेसरी, पता ही नहीं। नॉट नेसेसरी, राइट। तो मैं इसका नाम बोल देता हूँ a z1 b z2, और ये पॉइंट को मैं p फॉर पकौड़ा बोल देता हूँ। वेरिएबल पॉइंट को p बोलने की आदत सी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, घुमक्कड़ थ्योरम लगाएंगे दो वेक्टर्स में। तो पी ए वेक्टर में मैं लगाता हूँ। पहले तो पी ए वेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये वाला वेक्टर है, ठीक है। दिस इज द पी ए वेक्टर।
और ये रहा पी बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज पी बी वेक्टर। तो पी ए वेक्टर और पी बी वेक्टर में घुमक्कड़ थ्योरम लगा देते हैं। तो आप ऐसा बोल दो कि पी ए को अपन ने 90 डिग्री घुमा दिया तो पी बी मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? पी ए वेक्टर को पहली बात तो लेंथ बराबर नहीं है, तो दोनों का यूनिट वेक्टर लिख देता हूं मैं, पक्का? तो क्या कर देंगे अपन, डेस्टिनेशन क्या है आपका, डेस्टिनेशन पीबी है ना, पहले उसको लिख देते हैं पीबी कैप। कैप क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यार लेंथ बराबर नहीं है, कम ऑन, इतना अपने को आता है। और पी ए कैप इनटू घुमक्कड़ फैक्टर, बस खत्म। पीबी वेक्टर का कैप लिख के बताओ क्या आ जाएगा, पीबी वेक्टर अपॉन उसका मॉड, दिस इज इक्वल टू पी ए वेक्टर अपॉन उसका मॉड। नहीं बिल्कुल नहीं, डायरेक्टर सर्कल की कहाँ से बात आ गई अभी? डायरेक्टर सर्कल तो कुछ और टेंजेंट वाला होता था ना। लिखो पी ए वेक्टर अपॉन पी ए वेक्टर का मॉड इनटू ई की पावर में आयोटा पाई बाय 2, ठीक है, चलेगा? क्या आप पीबी वेक्टर लिख सकते हो? क्या आप पीबी वेक्टर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोशिश करते हैं। बच्चों इधर देखो प्लीज, ये पहली बार और आखिरी बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि वेक्टर कैसे लिखते हैं। पीबी वेक्टर में बाद वाला पॉइंट जो है वो बी है, बी फॉर बॉम्बे, एंड पहले वाला पॉइंट है पी फॉर पकोड़ा। तो क्या लिखते हैं अपन, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। बाद वाला पॉइंट क्या है, Z2 लिख डालो, माइनस पहले वाला पॉइंट क्या है, P, दैट इज Z, Z2 माइनस Z, ये हो गया पीबी वेक्टर। और इसका मॉड लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या फिर उसके वेक्टर का मॉड एकदम सेम होता है। पी ए वेक्टर कैसे लिखोगे, ये देखो इधर प्लीज, मैं आपको बाद में नहीं बताने वाला हूँ, मैं खटाखट लिखूंगा, आपको खुद से समझना रहेगा। ये रहेगा ए वेक्टर ना, सॉरी ए पॉइंट, बाद वाला पॉइंट है ए, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट इज Z1 माइनस Z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z इनटू e की पावर में आयोटा पाई बाय 2। ये तो घुमक्कड़ फैक्टर है, यहां तक लिख लो। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो Z1 माइनस Z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ लिखने वाला हूँ, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ लिख रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं, Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z, दिस इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z अपॉन मॉड Z1 माइनस Z इंटू ई की पावर में आयोटा पाई बाय 2। क्या किया मैंने, समझ में आया आपको? कुछ भी बड़ा नहीं, इसको नीचे ले आया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, बस ऐसा सोच, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। अच्छा एक बात बताओ मेरे को यार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z3, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम रफ में पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, उसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि मॉड Z3 इंटू ई की पावर में आयोटा थीटा, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, उसका मॉडुलस इंटू ई की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये थीटा को मैं आर्ग्यूमेंट बोल देता हूँ, आयोटा आर्ग्यूमेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन ये वाला रूप देते हैं, इसको अपन ऑयलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ही समझ में आएगा, वरना एकदम बाउंसर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है देखो, और ये उसी का मॉड लिखा हुआ है, चेक कर लो आप, Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z, और Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z का मॉड है, ठीक है। और e की पावर में आयोटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस पूरे को मैं Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए, तो अपने सामने क्या लिखा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि Z3 इज इक्वल टू मॉड Z3 इंटू ई की पावर में आयोटा आर्ग्यूमेंट। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हमारे पास ये दिया हुआ है, अपन ऐसा डिड्यूस कर सकते हैं कि ये ऑयलर फॉर्म ही है, और ऑयलर फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लिखा होता है वो आर्ग्यूमेंट होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो राक्षस जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, 90 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर,
दिस इज 90 डिग्री। कोई मुझे बताना चाहेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 90 डिग्री कब होता है? प्योरली इमेजिनरी। हाँ, अगर वो प्योरली इमेजिनरी हो ना, समझ आ रहा है? खैर मेरे को वो चीज प्रूव नहीं करनी थी, मेरे को जो प्रूव करना था मैंने कर दिया। आर्गुमेंट ऑफ देखिए z2 - z अपॉन z1 - z इज इक्वल टू पाई बाय 2। आई डोंट हैव टू राइट कि ये प्योरली इमेजिनरी होगा, बट इतना तो अपन लिख ही सकते हैं। होता क्या है कि इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल जो होती है ना, वहां पे इज इक्वल टू पाई बाय 2 की जगह ना एक कहानी में ट्विस्ट होता है जो मैं थोड़ा सा लेट बताता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होता है। बिल्कुल रोने मत लग जाना कि सर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस पाई बाय 2 क्यों हुआ। बताता हूँ मैं क्यों हुआ। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, प्लस माइनस पाई बाय 2, ये हो गया आपका लोकस ऑफ सेमी सर्कल। हाँ सेमी सर्कल। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों आया, ध्यान से सुनो मेरी बात। प्लस माइनस इसीलिए आया क्योंकि आपने रोटेशन थ्योरम जो लगाया ना, वो आपने ऐसे लगाया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा लिया होता, या ऐसा सोचो कि अगर पॉइंट z नीचे वाला सेमी सर्कल होता, पॉइंट z अगर नीचे वाला सेमी सर्कल होता तो आप क्या करते, घुमक्कड़ थ्योरम लगाते, जो ऐसे भी लगा सकते थे या उल्टा भी लगा सकते थे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने क्लॉकवाइज लगाया तो प्लस पाई बाय 2 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने रोटेशन थ्योरम लगाया तो माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो प्लस माइनस यहाँ पे बस उसी को सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर आप रोटेशन कैसा कर रहे हो। सर एंटी क्लॉक में प्लस आता है ना? हाँ एंटी क्लॉक में प्लस आता है, तो अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज करा तो प्लस आ जाएगा। मान लो आपने क्लॉकवाइज किया होता तो माइनस आ जाता। हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों एक साथ कर लिया तो पूरा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट आपका या तो पाई बाय 2 होगा या माइनस पाई बाय 2 होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या डिनोट करता है अपनी भाषा में पे लिख लो कि अगर रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो प्लस माइनस अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आएगा। कई बार माइनस भी आ जाता है, तो बच्चे फिर पूछते कि सर आपने तो प्लस बताया था। अरे यार कम ऑन, इस चीज को आप समझो। अब सुनो मेरी बात, रीड करना सीखो। हमारे पास 1 मिनट 30 सेकंड बचा है, मैं आपको रीड करना सिखाता हूँ, इसको समझो। हमेशा मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो हमेशा एडवाइजेबल होती है। देखो यहाँ पर z और z, मेरे टीचर यही चीज बोलते थे कि आप z को हमेशा पकड़ो। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको अगर एक्सपर्टनेस चाहिए तो आप z को पकड़ो। पकड़ा z को अपन ने, ये फिक्स पॉइंट है z1 z2। हमको तो पता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होते हैं। z इज ऑन अ सेमी सर्कल। अगर आपको सेमी सर्कल नहीं भी पता है तो कम से कम ये तो पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर है z और z2 के बीच में। ठीक है, मान लो ये z2 है, ये z1 है। मान लो आज से कुछ महीनों बाद आपको ये एग्जाम में आता है, तो z और z2 के बीच में जो वेक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है। जो पहले लिखा है वहां पे एरो आता है ना, यहाँ पे z1 पहले लिखा है, उसके बीच में एरो आ रहा है। आर्ग्यूमेंट अपॉन में होता है, मतलब उनके बीच में डिफरेंस होता है। तो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट और नीचे वाले आर्ग्यूमेंट के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। ओ ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल में होता है। मतलब ये z डेफिनेटली सेमी सर्कल में लाई कर रहा होगा। ऐसे अपन डिड्यूस करते हैं। अगर आप भूल भी गए तो आप ऐसे डिड्यूस करोगे, कैसे, अटैक ऑन z। ठीक है, आप रीजॉइन करिए जल्दी से, फुल अटेंडेंस होनी चाहिए, सच बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद में आपसे कंटिन्यू करके बताता हूँ। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ऊपर वाला माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ नीचे वाला। सही बात है। तो देखो यार सिंपल सी बात है, आप आर्ग्यूमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, और दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो पाई बाय 2 है। यहाँ माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है उसका टेंशन मत लो, वो तो यार सिंपल सी बात है ना। आपने इतना तो पता है कि डिफरेंस इज पाई बाय 2। अब किसका आर्गुमेंट बड़ा है या किसका आर्गुमेंट छोटा है उस पर डिपेंड करता है कि प्लस पाई बाय 2 आएगा या माइनस। अगर न्यूमरेटर का आर्गुमेंट पॉजिटिव है, न्यूमरेटर का आर्गुमेंट बड़ा है सॉरी, तो आपका आंसर प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा। और न्यूमरेटर का आर्गुमेंट छोटा है तो आपका आंसर माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस पाई बाय 2 जो है इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप कौन सा पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट सेमी सर्कल। आप देखते ही पहचान जाने की जो हैबिट है वो कैसे बनाओगे, हमेशा z पे अटैक करो और फिर उसके बाद सोचो कि z2 माइनस z क्या है, एक वेक्टर है जो z2 पर पॉइंट कर रहा है, एरो वाज ऑन z2, इसका एरो वाज ऑन z1,
दोनों के बीच में जो अंतर है वो 90 डिग्री का है। सोच लिया अपन ने सेमी सर्कल है। चलो मैं आपको है ना टाइटल नहीं लिखवाऊंगा अभी, अब आपके लिए मैं टाइटल नहीं लिखूंगा, आप लोगों को बताना है कि व्हाट डज दिस मीन। कोई भी मुझे बताना चाहेगा z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z, दिस इज इक्वल टू अल्फा। ये किस चीज का लोकस है भाई? क्लास में कोई भी बच्चा अगर ध्यान से देखेगा तो ही और शी कैन आइडेंटिफाई इट। किसी भी आर्क का। ओह नाइस नाइस। पहली बार में किसने, अद्वैत आपने क्या बोला था? आर्क आर्क। ये आर्क का है, सही बात है ना, दिस इज एन आर्क, इक्वेशन ऑफ आर्क। आर्या ने भी आर्क बोला था। अब देखो आर्क क्यों है ये? आर्क ये इसीलिए है क्योंकि समझो इस चीज को, z2 माइनस z, z1 माइनस z, ऑलवेज अटैक ऑन z। z पर अटैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अभी z पॉइंट वेरी कर रहा है, तो दो वेक्टर है अपने पास, z2 और z1। z2 और z1 हमेशा फिक्स वेक्टर होते हैं, हमको नहीं पता है डायमीटरली अपोजिट पॉइंट्स है या नहीं है, वो अभी पता चल जाएगा। z1 वेरिएबल होता है। अब देखिए z2 और z के बीच में वेक्टर बन रहा है, ये वाला एरो कहां पर आएगा? जो बाद में पहले लिखा उसमें, यहाँ पर z1 और z के बीच में वेक्टर बन रहा है। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल अल्फा है और हमेशा अल्फा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ z कहीं पर भी हो। अगर z यहां पर भी आ जाएगा ना तो भी एंगल इनके बीच में अल्फा होना चाहिए, अगर z यहां पर भी आ जाएगा तो भी इनके बीच में एंगल अल्फा होना चाहिए। तो ऐसा कब होता है? ऐसा आर्क में होता है। आप लोगों ने सर्कल में पढ़ा होगा ये चीज कि एंगल इन आर्क इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, सबटेंडेड बाय, या एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड इज ऑलवेज सेम, है ना। तो इसका एक फुल फोटो बना के देखते हैं अपन, मैं आपको यही वाले फोटो का फिर डिटेल्ड वर्जन जो है बना के बताऊंगा। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन आर्क, प्लीज राइट इट डाउन एंड आई विल शो यू कि आर्क कैसे है। So this is the diagram that we have. Now एक कॉर्ड बना देते हैं इसमें ना, ये मैंने एक कॉर्ड बना दी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है Z1 और ये पॉइंट B है Z2। और आपको ये पता है ना, कक्षा 7वीं या 8वीं में पढ़ा होगा आपने कि कॉर्ड जब भी कोई भी सर्कमफेरेंस के किसी भी पार्ट पे एंगल सबटेंड करेगी, वो एंगल हमेशा हर बार सेम आएगा। अगर ये अल्फा है तो दूसरे वाले पॉइंट पर सबटेंड करने पर भी आपको अल्फा एंगल ही मिलेगा, तीसरे वाले पॉइंट पर आपको फिर से अल्फा एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि अगर मैंने z पॉइंट लिया, z पॉइंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल पॉइंट मतलब इट कैन मूव इन द स्पेस इन सच अ वे कि उसका z1 के साथ जो वेक्टर बन रहा है और z2 के साथ जो वेक्टर बन रहा है उनके बीच में हमेशा अल्फा का डिफरेंस हो। डिवीजन का मतलब डिफरेंस होता है आर्गुमेंट में, यू नो द फॉर्मूला, मैं आपको वो चीज नहीं समझाऊंगा, है ना। z1 बाय z2 का आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। यहाँ पर z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z लिखा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस अल्फा हो रहा है, आप ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। अच्छा, एकदम कॉमन सेंस सुनना अभी ध्यान से ना, ये ऊपर वाला आर्क है, ऊपर वाला आर्क जो है ना वो मैंने आपके सामने बना दिया। तो आर्क तो दो होते हैं, नीचे वाला भी हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाले आर्क का इक्वेशन या नीचे वाला आर्क का इक्वेशन? बताइए। मान लो मैंने यहाँ पे अल्फा की जगह π/6 लिख दिया, जल्दी से बताइए कि ये मेजर आर्क है या माइनर आर्क है? मैं पहले चाह रहा हूँ कि आप सोच पाते हो या नहीं। मेजर होगा ना, मेजर आर्क है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, है ना, जो बड़ा वाला आर्क होता है ना उस पे हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा, और छोटा वाला आर्क मतलब ये नीचे वाला, अरे यार देखो ना, ये नीचे वाला जो आर्क है
इस पर आप कोई भी एंगल बनाओ, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, ये ज्वाइन किया अपन ने दोनों को, तो ये एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज नहीं आएगा यार। इतना आप अगर खुद से सोचोगे ना तो ही मजा आएगा, वरना फिर क्या लगेगा ना, फोर्स्ड स्टडीज में मजा नहीं आता। सोचो जितना सोच सकते हो। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ आर्क। अब लेट अस ट्राई टू प्रूव इट। मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे। अब मैं सारे आर्क तो नहीं बनाऊंगा, मैं कोई भी 2 आर्क ले लेता हूँ ना, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ। टेल मी दिस, ये वाला पी ए वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला पी बी वेक्टर है। ठीक है, आप लोग इतना बोल सकते हो कि ये जो पी बी है, आप मान लो कि मैंने इसको है ना परफेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बनाया है, एकदम सही बनाया मैंने इसको। तो ये पीबी वाला जो वेक्टर है, बाद वाला जो वेक्टर है, इसका आर्गुमेंट ज्यादा दिखाई देगा ना, ये बाद वाले वेक्टर का आर्गुमेंट ज्यादा दिखाई देगा। इसका आर्गुमेंट पहले वाले रेड वाले से ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे। नहीं समझ में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जो थोड़ा आगे होता है उसका ज्यादा होता है। भाई साहब, मैंने अगर ये वाला वेक्टर बनाया और ये वाला वेक्टर बनाया, किसका आर्गुमेंट ज्यादा होगा? जो आगे है उसका आर्गुमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, मान लो मैंने इसको परफेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बनाया, तो इसका पीबी का जो आर्गुमेंट है वो ज्यादा होना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो ना कि आर्गुमेंट ऑफ पीबी वेक्टर माइनस आर्गुमेंट ऑफ पी ए वेक्टर, अगर इसका आर्गुमेंट, पीबी का आर्गुमेंट और पी ए का आर्गुमेंट, मान लो पी ए का आर्गुमेंट थीटा है, तो पीबी का आर्गुमेंट डेफिनेटली थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी अल्फा, क्योंकि अल्फा से ही ज्यादा है। आप अल्फा डिग्री या अल्फा रेडियंस ही आगे जाएंगे तो आपको अगला वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो दोनों की जो डिफरेंस आएंगे दैट विल बी अल्फा। फिर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ, प्रॉपर्टी लगाने से पहले वेक्टर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। पीबी वेक्टर लिख सकते हो आप लोग। कौन बाद में लिखा है? बी फॉर बॉम्बे बाद में लिखा है। बाद वाला पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो Z2 बाद वाला माइनस इनिशियल Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 माइनस पी ए वेक्टर लिखो, बाद वाला पॉइंट क्या है? A, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z। नहीं आया समझ में? अबे ये A है, A को Z1 नहीं लिख दोगे? बाद वाला माइनस पहले वाला, बता तो रहा हूं मैं आपको इतनी देर से, फिजिक्स में भी सिखाया गया होगा। डिवाइड कर दो, तो आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखेंगे अपन? Z2 माइनस Z1 अपॉन Z1। ओह सॉरी, हाँ सर वो बहुत Z होगा सर Z न्यूमरेटर आना चाहिए ऑफ कोर्स, और ये रहेगा Z1 माइनस Z, दिस इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, क्या सिखाया मैंने आपको? पीबी का आर्गुमेंट जो होगा वो पीए से अल्फा ज्यादा होगा, ऐसा सोच लो, या अल्फा कम होगा। अरे यार कम ऑन, समझो इस चीज को, है ना। तो मेरा पर्पस ये नहीं कि आंसर यहाँ प्लस माइनस 5/6 दे रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया आपके सामने इक्वेशन ऑफ आर्क। अब इसमें अल्फा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। लिखिए मेरे साथ, अगर अल्फा एक्यूट होता है, अल्फा अगर एक्यूट एंगल होता है, तो खुद से सोचो, एक्यूट एंगल मतलब बड़े वाले आर्क में छोटा एंगल आता है ना। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ मेजर आर्क हो जाएगी। और अगर अल्फा ऑब्ट्यूज होता है, so this will be the equation of minor arc। कहां से कहां पहुंच गए अपन बताओ? 10th क्लास में अपन सर्कल्स वाले, ये इधर लिख लेना है ना, दिस इज कॉमन सेंस। रटने वाली बात नहीं है, अगर रटने बैठोगे तो अपने आप को समझाओ पहले कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम बच्चों ने होमवर्क किया है आज, बहुत कम बच्चों ने। पता नहीं आप लोग कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो अपना वीकेंड का। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है ना तो मेरे को आप बोल सकते हो, मैं आपको एक्चुअल में सिखा दूंगा। अगर आपको ऐसा कोई बच्चा अगर इस क्लास में ऐसा है ना जिसको फील हो जाता है कि सर
मेरा टाइम कहाँ जाता है ना मेरे को पता ही नहीं चलता है। अगर ऐसा आपको फील होता है तो इसका मतलब यू आर इन ट्रबल। सुबह से शाम हो जाती है फिर लगता है कि दिन खत्म हो गया। अगर ऐसा लगता है तो आप सब कुछ गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में। वो सही करवा दूंगा मैं, बट आपको बताना पड़ेगा। चलो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। लेट अस डू वन क्वेश्चन। देखो in the Argand's plane, in the Argand's plane, what is the locus of? What is the locus of z? Z का वैल्यू 1 नहीं है, such that argument of 3/2 2z square minus 5z plus 3 divided by 3z square minus z minus 2 is equal to 2 pi by 3। ठीक है, करोगे सॉल्व? करो तो सही, थोड़ा सा ट्राई तो करो यार। ठीक है, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ। चलो 1 मिनट दिया। जिसका आंसर पहले आएगा उसके लिए चॉकलेट पेंडिंग, फिजिकल क्लास चालू होते ही। थ्री अपॉन टू, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? हाँ हो जाएगा ना आराम से। 3 6 6 और -5 कैसे आएगा यार? -3 और -2 -3 3 और 2 से ही। z -1 और 2z -3 -3 या +3 -3 आएगा ना, क्योंकि अपने +3 चाहिए। गुड। और नीचे वाला हो जाएगा -6 और 1, ये भी आसान है, -3 और -2 राइट। सो -3 और -2, तो एक बार और z -1 आएगा और एक बार आएगा 3z -2। ठीक है, ओह सॉरी, माइनस माइनस अपने को -2 चाहिए ना, यहाँ तो +2 आ जाएगा। अभी ठीक है, शायद फैक्टराइज करना बचपन में सीखा था अपन ने। ठीक है, अच्छा ये काट दूं क्या मैं z-1 और z-1 को? मेरे को ना कैंसिल करने से पहले बड़ा डर लगता है कि हाँ भाई ये जीरो तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने मेरे को एकदम बोला कि तू बिंदास काट दे भाई, डर मत, z इज नॉट इक्वल टू 1, मैंने काट दिया। सो व्हाट आई विल गेट दैट आर्गुमेंट ऑफ 3 टाइम्स न्यूमरेटर। सर ये माइनर आर के, अच्छा माइनर आर। देख लेते हैं। देखो इधर से मैंने 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 3 तो इधर है ही, 2 इधर है ही, एक इधर से 2 कॉमन निकाला, जबरदस्ती कॉमन लेना आपको आता होगा, ये निकालिए, और नीचे से 3 जबरदस्ती कॉमन निकाल ली।
दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। ये 2 और 2 को उड़ा दो, 3 और 3 को उड़ा दो, फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3/2 अपॉन z प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। आई एम वेरी श्योर कि ये है तो कोई आर्क, और 2 पाई बाय 3 120 डिग्री होता है, तो ये है मेजर आर्क। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उस मेजर आर्क के जो एक्सट्रीम्स है, हाँ सर z प्लस 2/3 होगा। इस मेजर आर्क के जो एक्सट्रीम्स है ना वो निकालने हैं, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए तो वो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो मैंने ये सर्कल बनाया, इस सर्कल में सर सॉरी मेजर माइनर आर्क कैसे होगा सर? माइनर आर्क होगा, मैं मेजर बोल दिया क्या, माइनर आर्क होगा, थैंक्स। क्योंकि यार एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है, तो दिस विल बी माइनर आर्क। और इसके एंड पॉइंट निकालो, आपको अगर बोल दिया जाए फाइंड द एंड पॉइंट्स एज वेल, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। चलो क्वेश्चन में क्या ही लिखूंगा, मेजर आर्क विद एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएंगे एंड पॉइंट बताइए। एक अपने पास है वेरिएबल पॉइंट z, और z को अटैक करें अपन, z को अटैक करोगे तो आप देखोगे कि z का वेक्टर बन रहा है किससे, 3/2 से, और z का वेक्टर बन रहा है -2/3 से। तो 2 पॉइंट है अपने पास, और दोनों की दोनों लकीली रियल नंबर से, ये रियल नंबर से। तो मैं इनको ना प्लॉट भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करा के बता सकते हो। सो ये रही अपने पास, कोऑर्डिनेट नहीं आर्गेंट प्लेन बोलते हैं इसको, नाम वही, नाम अलग है, काम वही है। जल्दी से बताओ मुझे कि 3/2 कहाँ पर पाया जाता है? उस एंड पॉइंट्स आर 3/2, राइट? हाँ एक मिनट यार, है ना, हाँ बेटे एक्सक्यूज मी बताओ। सर, अच्छा आप हो क्या? निकम सर बात कर। जैसी आवाज आई मुझे। हाँ सर बोलिए। अच्छा अच्छा, मास्क लगाया मैंने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ये कौन सा टॉपिक चल रहा है सर अभी? ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11वीं हो चुका है क्या? 1 साल हो गया उसको, हो गया। ठीक है सर। नहीं, कुछ पेरेंट्स आए थे, वो लाइव लेक्चर देख रहे थे, मैं उनको दिखा रहा था। ठीक ठीक, बस हाँ ठीक है सर, चलने दो, कोई देखिए प्रॉब्लम बच्चों, नहीं। एंड पॉइंट अपन देख रहे थे तो 3/2, 0 आएगा, और यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा ऐसे देखो मन की आंखों से, z -2/3, समझ में आ रहा है? z -2/3, तो ये -2/3 लिखा हुआ है जो, वो कहाँ पर पाया जाएगा? -2/3 जो है वो यहाँ कहीं पाया जाएगा, -2/3 समवेयर हियर। बस आपका जो आर्क बनेगा ना वो यहीं से बनेगा, और माइनर आर्क है, माइनर आर्क है तो समवेयर समवॉट लाइक दिस, ठीक है। या आपको बहुत अच्छा फोटो चाहिए तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। सेम एज अद्वैत। देखो अब मैंने आपके सामने बनाया तो पूरा सर्कल है, लेकिन आप लोग समझदार हो, आपको पता है कि ये सर्कल नहीं है, दिस इज जस्ट एन आर्क, और वो भी माइनर वाला, और उसके एंड पॉइंट क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो हम लोग आर्क बनाने के लिए थोड़ा सा फिगर जो है सुंदर हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। सर वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिल्कुल भी हो हो सकता सकता है, है उस ना? बारे में बात कर रहे हैं अभी, रुको, है ना। तो या तो ऐसा आर्क होगा, या तो इसका ठीक उल्टा आर्क होगा। अरे यार अगर सर्कल, ये ऐसा सर्कल हो गया अगर ना, क्या दिक्कत है, नीचे वाला आर्क हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी आर्क होगा ना, उसके एंड पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है। और ऐसे जरूरी नहीं है कि हमारे पास सेम यही वाला आर्क बनेगा, ये वाला आर्क भी बन सकता है, ऐसा कोई आर्क बन सकता है ना। तो 2 आर्क हो सकते हैं ऊपर नीचे फेस करने वाले। खैर मैंने आपको ये बता दिया, अगर बाय चांस आपको बोल देता कि यहाँ पे एरिया वेरिया निकालो, मतलब आपको अगर ऐसा कह दिया कि एरिया निकाल के बताओ इस सेगमेंट का, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें आपको थोड़ा और डेटा देना पड़ेगा, थोड़ा सा और डेटा देना पड़ेगा। बट अगर अपन चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे एंगल जो है वो 2 पाई बाय 3 दैट इज 120 डिग्री बन रहे हैं। वो हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन है, उस पर अपन जाएंगे धीरे से, अभी एकदम से जाएंगे तो फिर आप फड़फड़ाने लगोगे। लिखो यार यहाँ तक, आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ,
है ना, बच्चों वाला टास्क जो होता था ना, ड्रॉ दिस आर्क, ड्रॉ दी आर्क। वैसे मैंने आर्क बता दिया और मेरी शराफत है, वरना मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता ड्रॉ द लोकस। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 3i अपॉन z माइनस 2, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये ड्रॉ करो आप, और सेकंड वाला ये वाला ड्रॉ करके देखो आप, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 और z माइनस 3i। कोई बच्चा अगर चाहे कि अभी के अभी ड्रॉ करके बताऊं तो वो भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये सॉरी यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 दिया, प्लस पाई बाय 4। ठीक है, ड्रॉ करके देखो, बड़ा इजी। आपको दोनों एंड पॉइंट यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड पॉइंट क्या है, 3 आयोटा, मतलब वाई एक्सिस पर पॉइंट। एक रफ फिगर बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, ये रहेगा 3 आयोटा और 2,0, 2,0 मतलब 2। अब एक ऐसा आर्क बनाना है जिसमें 45 डिग्री एंगल बनता है, तो मेजर में बनता है माइनर में बनता है 45 डिग्री का एंगल, बताइए। मेजर में बनता है, राइट, छोटा एंगल मतलब बड़ा, मेजर। तो मेजर आर्क है। और अगर आपको मेजर आर्क बनाना है तो कुछ इसको कॉर्ड बना दो, और ये बन गया आपका ऑलमोस्ट अ सर्कल, क्योंकि पूरा सर्कल नहीं बनाया मैंने, सर्कल का एक हिस्सा बनाया, सिर्फ पीछे वाला नहीं बनाया है ना। तो मेजर आर्क बना दिया उस सर्कल का, तो ये ऐसा आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला ड्रॉ करके देख लेना, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए टॉपिक की। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब सर्कल का मैंने दो तरीका देख लिया, एक सेमी सर्कल देखा, एक आर्क देखा। अब मैं डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल बता रहा हूँ, डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर वो जो दो क्वेश्चंस दिए उनका सेम ही बनेगा ना फोकस? सेम बनेगा क्या, ध्यान से देखो, इसमें ये z माइनस 2 जो है वो नीचे है और इसमें ऊपर है। नहीं, तो जो ऊपर वाला होता है ना उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा होता है। सोचो सोचो। अच्छा। आते मैं एक काम करता हूँ, मैं डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ये वाली चीज डिस्कस कर लूंगा, उस बीच में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, है ना। एक बार ड्रॉ करके देख लो। लिखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वन ऑफ हिज डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। पहले लिख लो अंग्रेजी में, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, one of whose diameters, one of whose diameters is the line segment joining A Z1 and B Z2 is, ठीक है। ये डायमीटर है AB, और अगर अपने को डायमीटर पता है तो मैं आपको है ना गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्लास का हर बच्चा मुझे इक्वेशन बता देगा, हर बच्चा। मैं लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा तो फिर आप लोग डरने लगोगे। ये रहा अपने पास डायमीटर। मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर डायमीटर x1 y1 x2 y2 होता था तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी? x minus x1 x minus x2 plus y minus y minus y2 is equal to 0। ये होती थी इक्वेशन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती थी, लेकिन आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में, लॉजिक विल बी सेम, बस टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी बदलने वाली है। तो मैं बोल देता हूँ कि डायमीटर का एक एक्सट्रीम जो है वो पॉइंट Z1 है, दैट इज A, और डायमीटर का दूसरा एक्सट्रीम जो है वो पॉइंट Z2 है, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है क्या, कि जनरल पॉइंट पहले x हुआ करता था, y हुआ करता था, लेकिन अभी क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, z। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर सेम लॉजिक अपन लगा सकते हैं, बट इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट आती है, थोड़ी सी, ठीक है। आई विल प्रूव दैट। सबसे पहले लिखिए इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, z माइनस z1 इंटू z बार माइनस z2 बार, ठीक है।
और ये आ जाएगा z बार माइनस z1 बार। देखो यहाँ पे 1 2 और ये 1 का बार और 2, z माइनस z2 इज इक्वल टू 0। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर एकदम वैसा तो नहीं आया है जैसा कोऑर्डिनेट में आता था। कोई बात नहीं, पहले लिखो। ये होती है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद टू डायमेट्रिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब समझो। मान लो ये पॉइंट हमारे पास z है, ठीक है, और मैंने क्या करा, z को z1 से ज्वाइन कर दिया, एक वेक्टर बना दिया मैंने ये वाला, और z को z2 से ज्वाइन करके एक और वेक्टर बना दिया। ठीक है, समझना ध्यान से। ये एंगल तो बच्चा बच्चा बता देगा 90 डिग्री होता है, तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप काफी बड़े हो गए हो। दिस इज 90 डिग्री। मान लो ये वाला जो वेक्टर है इसका आर्गुमेंट थीटा है। क्या है? थीटा है। किसका? ये az, अरे यार सॉरी, AP। समझ रहे हो ना भावना को? AP वेक्टर का आर्गुमेंट अगर थीटा है तो PB वेक्टर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90 भी तो हो सकता है। अरे आप मान के चलो कि अपन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, है ना? दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ बाद वाला वेक्टर जो होगा ये पीबी वेक्टर, पीबी वेक्टर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? देखते हैं, दोनों का डिफरेंस मैं लिखना चाह रहा हूं। तो पीबी का आर्गुमेंट माइनस पीए का आर्गुमेंट। यार मैंने सही लिखा है क्या? बिल्कुल सही लिखा है। देखो, पीबी का आर्गुमेंट माइनस पीए का आर्गुमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। देखिएगा ध्यान से। पीबी वेक्टर लिख के बताओ मेरे को आप। तो पीबी वेक्टर लिखेंगे अगर अपन, तो बी बाद में आ रहा है ना, तो बाद वाला पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो z2 माइनस z अपॉन z2 माइनस z अपॉन बाद में लिखेंगे ना, थोड़ा सा जल्दी जोश में आ जाता हूँ। ये देखो, ये क्या हो जाएगा? z1 माइनस z, z1 माइनस z, है ना? बाद वाला माइनस पहले वाला। अरे यार जो बाद में लिखा उसको पहले लिखा करो, समझ रहे हो ना? हाँ, ये π/2 दे रखा है। क्या आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो आर्गुमेंट की? क्या आ जाएगी प्रॉपर्टी? z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z, इसका आर्गुमेंट π/2। अब मेरे को बताओ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट π/2 है, अगर इसका आर्गुमेंट π/2, तो क्या आप कह सकते हो कि दिस इज प्योरली इमेजिनरी? अगर ये प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए प्रॉपर्टी होती थी, मान लो हमारे पास ये z3 है और z3 बार है, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? जीरो। आप लोग खुद से सोचोगे, मैं नहीं बताने वाला, खुद से सोचो। हाँ, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी मतलब 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा, एनीथिंग है, एनीथिंग है। मैंने बोल दिया लेट अस से माइनस 5 आयोटा, तो माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? प्लस 5 आयोटा। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का एडिशन क्या होना चाहिए? 0। तो ये रहा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये रहा उनका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या आएगा? ऊपर बार आएगा। क्या मैं बार को ब्रेक कर सकता हूँ? Yes, I can break the bar. So let us try to break the bar. तो ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया। सर ढंग से ब्रेक कर दो ना एक बार में, क्योंकि ब्रेक तो होता ही रहेगा। तो ये कर दिया मैंने ब्रेक, है ना? अब कोई नहीं टोकेगा मुझे। ये लो, नो दिस इज इक्वल टू 0। ये मैं एक्सप्लेन नहीं, अच्छा ये रफ में लिखा है ना, इसको साथ में मत मिक्स कर लेना। एलसीएम खेलेंगे तो देखो z2 माइनस z के साथ क्या है? z2 माइनस z के साथ आ रहा है z1 बार माइनस z बार, बार लगा दूंगा बाद में। और यहाँ पे z2 माइनस z बार के साथ आ रहा है z1 माइनस z। ठीक है,
मैं चाह रहा हूँ कि रेड में थोड़ा सा स्टाइल मार के बाहर लगाऊं। शांति रखो, नीचे कुछ आएगा, ठीक है, उसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वो स्वाहा हो गया है, वो जा चुका है, भूल जाओ उसको। अरे यार, कोई भी क्वांटिटी जीरो होती मतलब उसका न्यूमरेटर जीरो होता है, ऐसे सोचो। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद टू डायमेट्रिकल पॉइंट्स। हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था थोड़ा थोड़ा वैसे ही दिखता है, क्योंकि फॉर्मेट वही है, समझ रहे हो आप? हल्का सा दिखता तो वैसे ही है, बट है थोड़ा सा अलग। तो देखो यहाँ पे है ना, जो हमने प्रूव करा था उसमें z पहले आया था, यहाँ पे z बाद में आया। कोई बात नहीं, आप माइनस साइन बाहर ले लेना यार, इतना समझदार है ना अपन। यहाँ पे z1 माइनस z जो लिखा है इसको आप लिख सकते हो z माइनस z1, और एक नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर भी z माइनस z2 और एक और नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कॉमन ले लेना, फिर से प्लस आ जाएगा बीच में, एंड ऑफ द स्टोरी। क्या सर पर आपने जो वहाँ लिखा है इज प्योरली इमेजिनरी, तो पर नहीं, फिर वो तो सेमी सर्कल का है ना, सेमी सर्कल में आपको प्लस तो माइनस इसका क्या करने का? कर देगा वो, या तो +2 या तो -2। देखो क्या होता है ना, सुनो मेरी बात, मैं आपको मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि अगर आपको इन फ्यूचर इस शक्ल की कोई इक्वेशन दिख जाती है तो वो सर्कल होता है, ठीक है। और अगर ये चीज दिख जाती है ना प्लस माइनस के साथ, वो प्लस माइनस वहां पे आपको नोइंगली लगा कर देगा, तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा। इसमें हल्का सा डाउट आता है अपने को कि सर कब अपन सेमी सर्कल देखेंगे और कब सर्कल देखेंगे, ठीक है। आपको बस ये वाला जो शक्ल है ब्लैक वाले बॉक्स में जो लिखा है इसको आपको ध्यान रखना है कि दिस रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट सर्कल। पहले लिख लो यहाँ तक। रिजॉइन करना है ना? अरे यार, एक तो आपके साथ ना आखिरी लेक्चर होता है, वो दिक्कत हो जाती है। इक्वेशन हाँ कर लेना, रिजॉइन है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो पहले अपन अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके पीछे की गणित समझेंगे। लेट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, let 3 non-collinear points A Z1, B Z2 and C Z3, let P Z be any point on the circle, ठीक है। लिखने में कंजूसी ना करें, जल्दी जल्दी लिखें, तो आपके पास एक भयानक सी इक्वेशन आएगी। मैं आपको एक चीज पहले से वार्निंग दे रहा हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है ना आपको कल तक परेशान करेगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज रटनी पड़ती है ना, बहुत सारी चीज मेमोराइज करनी पड़ती है हमको। तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा तकलीफ देता है, बट इसके बाद वाला जो पार्ट है ना दैट इज सिंपली डी मोइवर्स थ्योरम और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत प्लेन और सिंपल और इजी है, और बिना रटे अपना काम हो जाएगा उसमें। बस ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा दुख देगा। Z3 minus Z1 is equal to Z minus Z1 bar
सॉरी z बार आएगा और z3 बार माइनस z2 बार, z बार माइनस z2 बार, z3 बार माइनस z1 बार। पहले लिख लो फिर टेंशन लेना कि क्या है ये। पहली बात तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट z1, z2 और z3 अगर किसी सर्कल पर लाई करते हैं, ठीक है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट पे अपन हमेशा एक सर्कल बना सकते हैं। पहली बात तो मैं ऐसे ही बोल दो कि अगर वो किसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो उस सर्कल की इक्वेशन ऐसी दिखेगी। सॉरी, ये याद कैसे रखेंगे यार, देखो थोड़ा एफर्ट मारना ही पड़ेगा अपने को ना। क्वाड्रेटिक का रिवीजन लेक्चर डालो ना यूट्यूब पे। क्वाड्रेटिक पे अभी मैंने वर्क नहीं करा है बट करूंगा, मैं डाल दूंगा। हर रिवीजन लेक्चर में 1 वीक लगता है, पूरा 1 वीक। वो वीडियो भले ही 30 मिनट्स का होता है लेकिन उसके पीछे जो है ना, आप अगर देखोगे 17 to 20 पेजेस होते हैं जो लिखना पड़ता है पूरा। तो आप अगर देखोगे वो लिखने वाला काम जो है वो बहुत मुश्किल है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो करूंगा मैं इस चीज को भी। ठीक है, देखो हमारे पास मान लेते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है सर्कल पर रखे हुए। आप लोग रीजॉइन करना प्लीज है। हालांकि हमारे पास 5 ही मिनट बचा है बट फिर भी कर लो। ए z1, बी z2 और ये सी मान लेते हैं z3। तो इन तीनों से अगर आपने को एक सर्कल की इक्वेशन लिखनी तो क्या सोच कर लिखेंगे बताइए? सोचो थोड़ा थोड़ा आप, है ना। ये मान लो p है z, तो अपन ये सोच के कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट p है इसका इन दोनों के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। यार एक काम करता हूँ, ये पॉइंट p जो है ना उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। bz2 और इसको c को इधर कर देते हैं ताकि मैं आपको लॉजिक थोड़ा अच्छे से आराम से समझा पाऊँ। ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली अल्फा, और ये वाला पॉइंट जो होगा ये भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो भी अल्फा होगा। तो ये लॉजिक यूज कर ले अपन, कर लेते हैं ना। करो रीजॉइन, फिर अपन इसको अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, ये पी ए वेक्टर लिखेंगे और पी बी वेक्टर लिखेंगे। ये पॉइंट बी है ना, तो पी ए और पी बी वेक्टर के बीच में कितना डिफरेंस है? अल्फा का डिफरेंस है। मान लो ये एंगल, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ पी बी वेक्टर minus argument of PA vector, this is alpha. Yes, I can write it in this way. Okay. Similarly, I can also write दूसरे के लिए कि argument of CA vector, ये जो CA vector है ना इसका argument minus argument of CB vector, ये भी अल्फा है। ठीक है, शांति से देखो 2 मिनट। ये वाला एक्चुअली मैंने पीबी वेक्टर पहले लिखा था बाद वाला, और यहाँ पे सी लिखना चाहिए था मुझे, सी बी पहले लिखना चाहिए था। यार अपन ने अगर डायरेक्शन पॉजिटिव डिसाइड करा है तो आगे वाला वेक्टर का आर्गुमेंट ज्यादा मानेंगे, पीछे वाले का कम मानेंगे। इट मेक्स थिंग्स इजी फॉर अस। ठीक है, तो फटाफट पीबी वेक्टर लिख देते हैं। क्या आप पीबी वेक्टर लिख पाओगे? पीबी वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? बाद वाला पॉइंट बी माइनस पहले वाला पॉइंट, तो ये आ जाएगा z2 माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ पी ए वेक्टर। पी ए वेक्टर क्या हो जाएगा? z1 माइनस z, दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z, दिस इज इक्वल टू अल्फा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ
यहाँ पे सी बी वेक्टर लिख दोगे, बी पहले आ रहा है ना, तो बी वाला पॉइंट जो है वो Z2 है और सी वाला पॉइंट जो है वो Z3 है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ सी ए। सी ए मतलब देखो ए बाद में आ रहा है, बाद वाला माइनस पहले वाला लिखते हैं, है ना, Z1 माइनस Z3 लिख रहा हूँ मैं। देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये Z1 माइनस Z3 लिखा मैंने, ठीक है। डिवाइड कर देंगे अगर अपन तो क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, दिस इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। और ये अल्फा अल्फा क्यों आ रहा है ये आपको पता है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल। आई होप अपन इतने गरीब नहीं है कि अपने को ये चीज नहीं पता हो। देखो ये वाली इक्वेशन जो है फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन जो सेकंड है, दोनों का आरएचएस बराबर है तो दोनों का एलएचएस भी बराबर होना चाहिए। दैट मींस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z और आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, ये दोनों इक्वल होगा, सही बात है। अच्छा तो देखो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z। थोड़ा लिखने का काम ज्यादा होता है इसमें, मानता हूँ इस बात को, है ना। और ये टॉपिक में बच्चों को तो मजा कम आता है क्योंकि इसमें याद करना पड़ता है, ठीक है, बट डोंट वरी। अब देखो मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया और इधर इक्वल टू 0 लिख दिया। क्या मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। दोनों को डिवाइड करके देखते हैं तो आपके सामने आ जाएगा इधर Z2 माइनस Z अपॉन Z1 माइनस Z इंटू, उल्टा कर दो इसको ना, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, ये 0 है। मेरे को बताओ आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 कब आता है? जब वो एक्स एक्सिस पर लाई करे, सही है ना। तो मतलब वो प्योरली रियल हो। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं मसाला बोल देता हूँ तो मसाला कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी प्योरली रियल, ठीक है। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी प्योरली रियल, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके बारे में, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं थोड़ी देर के लिए यार देखो कुछ नाम देना चाह रहा हूँ बिकॉज अपना लेक्चर हो चुका है, वी आर जस्ट टुवर्ड्स द एंड। यार ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं 2 मिनट के लिए Z0 बोल दूं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 है, अगर ये प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या खासियत होती है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट हमेशा बराबर होते हैं, इफ प्योरली रियल, सही है। तो बस वही चीज करना है मुझे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट दोनों को एक करना है, तो मेरे को ये वाला आइटम मिल जाएगा जो बहुत भयानक है दिखने में, है ना। बट विद प्रैक्टिस अपन इसको आराम से फ्रेंडली बना लेंगे क्योंकि Z1 Z2 Z3 देख के समझ में तो आ जाएगा कि 3 पॉइंट लाइन ऑन अ सर्कल है। एवरीथिंग कम्स विद प्रैक्टिस, बट थोड़ा थोड़ा अपने को स्टार्टिंग में देखना पड़ा। अब देखो यहाँ पे मैं इस चीज को पूरा लिखूंगा तो ये नंबर Z1 माइनस Z, और क्या मैं ऐसा लिख दूं Z1 माइनस Z3 और नीचे क्या रहेगा Z2 माइनस Z3, दिस इज इक्वल टू Z2 माइनस Z इंटू Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z इंटू Z2 माइनस Z3। अब देखो मैं मॉडुलस मैंने लगाया नहीं, सॉरी कॉन्जुगेट मैंने लगाया नहीं क्योंकि मैं अभी लगाऊंगा। पूरा बार ऊपर लगाने से बेहतर है कि आप पहले ही ब्रेक द बार कर दो, यहाँ लगाने से बेहतर है कि और ब्रेक द बार कर दो, तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे बार लगा दे रहे नीचे भी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या करा है, LHS का और RHS का बेसिकली प्योरली रियल होने का फायदा उठाया है, ठीक है। अब एक छोटा सा इसी में अगर एक्सटेंशन में डालता हूँ, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स, ये सबसे टफेस्ट इक्वेशन है जो अपने को मिलेगी।
या मिल चुकी है अब तक, है ना। बट कोई आप चिंता मत करो, सब हार्डवर्क से अपन इसको आराम से समझ लेंगे, याद भी कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ 4 पॉइंट्स टू बी कोन साइक्लिक। अब देखो 4 पॉइंट अगर किसी भी सर्कल पर लाई करते हैं, 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सर्कल, व्हाट डज इट मीन? 4 पॉइंट अगर किसी भी सर्कल पर लाई करते हैं ना, तो आप ये कर सकते हो कि वो जो चौथा पॉइंट है उसको Z4 मान लो, और ये जो ग्रीन वाला Z लिखा था ना, उसकी जगह आप Z4 डाल दो। मतलब we'll get this same equation, उसमें Z की जगह Z4 आ जाएगा। नहीं चमक रहा है, सुनो, ये पॉइंट जो Z है ये वेरिएबल पॉइंट था, ठीक है ना, ये वेरिएबल पॉइंट था, उसी का बार यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। आप ध्यान से देखो, अगर 4 पॉइंट किसी भी सर्कल पर लाई करते हैं तो आपको क्या कंडीशन दिखेगी? ये जो येलो वाले पार्ट से वहां पे Z4 रख दो, चौथा पॉइंट, तो एक कंडीशन दिखेगी ना, वही बस आपको याद करनी। तो अगर आपको ये पूरा याद हो जाता है तो अगला वाला भी याद हो जाएगा। 4 पॉइंट्स लिखिए, 4 पॉइंट्स, बस ये लिखकर अपन आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। 4 पॉइंट्स Z1, Z2, Z3 and Z4 will lie on same circle if and only if आपको देखो, मैं थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से लिख के बताता हूँ। ये वाला आइटम देखो, मैं ऊपर से पूरा छाप रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे छापेंगे, Z2 माइनस Z, या ना एक काम करो आप, Z माइनस Z1, ये वाली जो इक्वेशन थी Z माइनस Z1, ऊपर Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, इसको मैं पूरा एज इट इज लिख देता हूँ, Z माइनस Z1 और नीचे आ जाएगा Z माइनस Z2, आई बिलीव यही था, ठीक है। आप ऊपर से देख लेना। अभी देखो मेरे को तो याद है Z3 माइनस Z2 आएगा, फिर से Z3 माइनस Z1 आएगा। This is purely real. If this is purely real, purely real होने का मतलब क्या है? It is equal to its conjugate. मैं आपको मजाक करके नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, आपको इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देगा और इसी का कॉन्जुगेट दे देगा इक्वल करके, बोलेगा बताओ इसका क्या मतलब है। इसका एक ही मतलब है भाई कि सर्कल है और ये चारों पॉइंट सर्कल पर लाई करते हैं। यहाँ पे Z4 लिख लेना प्लीज, Z की जगह Z4 लिख लेना। अरे यार कम ऑन, ये जो Z है ना वो तो वेरिएबल पॉइंट था, अभी अपन ने चारों को फिक्स पॉइंट बना दिया, तो कुछ नहीं है, ये जो Z है इसकी जगह आप Z4 डाल दो तो आपको सेम चीज मिलेगी। बस एक कंडीशन ये हो जाएगा कि ऊपर जैसा था वैसे ही हो जाएगा, Z की जगह Z4 दिखेगा, एंड ऊपर भी प्योरली रियल था, अभी भी प्योरली रियल, ठीक है। तो आपका लोकस वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है। कल अपने को लाइन देखना है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला नहीं देखते, बस अपन एलिप्स हाइपरबोला तक सारा देखेंगे, ठीक है। तो इतना अपन कल देखेंगे। कल भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर रहेगा, परसों से थोड़ा इजी हो जाएगा। खैर मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है। आपका होमवर्क जो रहेगा, नाउ द होमवर्क इज DPP नंबर 4 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल। 1 मिनट आ रहा है बस, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल देखते हैं कितना सॉल्व कर पाओगे। हाँ रिया बोलो। सर अभी है क्या आपके पास टाइम? मतलब वो टाइम यूटिलाइजेशन का बोल रहा था, मुझसे नहीं होता। लाइफ चेंजिंग चीजें बताऊंगा, ठीक है। हाँ सर, वो पहले नहीं बोला क्योंकि फिर लेक्चर में और टाइम पास हो जाता।
2 मिनट सुन लेना आप लोग। टाइम यूटिलाइजेशन में आपको जो चीज बताऊंगा मैं एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं दोनों साइड में रह चुका हूँ कॉइन के, एक टाइम वेस्ट करने वाला और एक टाइम यूटिलाइज करने वाला। और आपको मैंने अपना फोटो भी दिखाया कि मैंने कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज करा था, ग्राफ वाला फोटो। तो उतना एफिशिएंटली अगर अपने को यूटिलाइज करना है तो उसका मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रैक बताऊंगा, उसको आप फॉलो करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़ कि कैसे इसको अपन कर सकते हैं, बताता हूँ अभी। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूल है उसमें अब अपन स्क्वायर रूट पूरा कर चुके होंगे। आपको मैंने दिया था ना होमवर्क को सब, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल दोस। ठीक है यार, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना ये, पढ़ाते पढ़ाते हालत खराब हो ही जाती मेरी हर साल, खत्म होता ही नहीं है। बट कोई नहीं, आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट 32। ठीक है, बड़ा टास्क है। अब होमवर्क कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, या रिकॉर्डिंग में रहने दो, उसको नहीं लाते अपन, है ना। मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लेना अगर आपको दोबारा चाहिए तो। चलो सुन ही लो यार, क्या बड़ी बात है, सुनो ध्यान से। अगर आपको आपका टाइम एफिशिएंटली अगर यूटिलाइज करना है ना, तो डोंट गेट अप फ्रॉम योर चेयर। इट्स नॉट हार्श, पहली बात समझो इस चीज को, है ना। 6 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे रहे हैं और 16K अपने पास सीट्स हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट गेट अप फ्रॉम योर चेयर एवर। ठीक है, अब इसका समझो ये चीज। मान लो आपकी क्लास अभी खत्म हुई, डोंट कमिट द मिस्टेक ऑफ टेकिंग अ ब्रेक। आपने कुछ ऐसा कुछ बहुत पहाड़ नहीं उखाड़ लिया, अभी क्लास ही अटेंड किया है ना। सुनो, अभी लैपटॉप इज डिस्ट्रैक्टिंग यार, एक तो दूर रखो ना यार लैपटॉप को। ठीक है, थोड़ा सा दूर रखो लैपटॉप को। क्या हो जाएगा ना कि ये वाला जो टारगेट है, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि ये नहीं अचीव हो सकता है। करते 16,000 बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते करते रह जाते हैं, अपने से होगा वो। आपके पास अभी भी लगभग लगभग एक सेशन पूरा है क्लास 12th का, ऑलमोस्ट 80% ऑफ इट। डोंट गेट अप फ्रॉम योर चेयर। क्लास खत्म हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठ के जाके टाइम पास करो या इवन आप डिनर करो। यू डोंट हैव एनी राइट टू डू दैट। आपको क्लास खत्म होने के बाद उठना है ही नहीं। ठीक है, स्टिक टू योर चेयर। क्या करें सर फिर? सबसे लास्ट लेक्चर आपका मैथ्स का हुआ ना, बाय चांस फिजिक्स का होता तो मैं फिजिक्स बोलता, बट अभी मैथ्स का हुआ लास्ट लेक्चर, तो उसके नोट्स पूरे रिवाइज करो। बैठे बैठे चेयर से उठना ही नहीं है आपको, पेन और पेपर में, ऐसा नहीं देख कर नोट्स रिवाइज कर रहे हो। मैथ्स है भाई, है ना, केमिस्ट्री नहीं है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी लिखना पड़ता है बहुत, आपको पता ही होगा। तो लिख के एक रफ पेपर बनाओ हमेशा, जितने क्वेश्चन क्लास में कराते हैं। आज तो मैंने कराया नहीं है, आज तो थेरेटिकल अपना सेशन था। जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराए हैं दोबारा करो उनको, पूरा अच्छे से रिवाइज करो। कुछ चीज़ आप फॉर्मूला बताया आपको मैंने, तो ये इसको याद आपको करना है, मुझे नहीं करना है ना। मेरे को तो याद है, मैं तो अपना एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन आपको करना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 नोट्स आप तुरंत रिवाइज करो, 2 नोट्स। उसके बाद यू हैव ऑल द राइट टू हैव योर डिनर। अब मेरी बात और सुनना, आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टू यू। डिनर करने के बाद ना, यू डोंट हैव एनी राइट टू वॉच टेलीविजन। आपका कोई हक नहीं बनता है टीवी देखने का। ठीक है, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो बिल्कुल हक नहीं बनता है। डिनर करते ही कम बैक टू योर चेयर। द ट्रिक इज टू स्टिक टू योर चेयर एज लॉन्ग एज यू कैन। अगर आपको ब्रेक लेना भी है तो वो बीच में सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए 5-10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। आपका फोकस हमेशा 24 घंटे ये होना चाहिए कि आई विल बी सिटिंग ऑन माई चेयर, आई शुड बी देयर, आई बिलोंग टू माई चेयर। ये एक बस सिंपल सा हैक है आपका, है ना। तो इसको मैं ना इस तरीके से बोलता था, जब मैंने पूरा 1 साल ये चीज़ अप्लाई किया था ना, तो आई कंक्लूडेड इट इन अ वे कि आपको सारा काम पढ़ते पढ़ते करना है, पढ़ते पढ़ते सारा काम करना है। सारा काम मतलब क्या होता है बताता हूँ। आपको डिनर करना है, आप पढ़ रहे थे, यू गॉट अप फ्रॉम योर चेयर, आपने डिनर किया, डाइनिंग टेबल पर बैठे, यू केम बैक टू योर चेयर, तो आपने पढ़ते पढ़ते खाना खाया
है ना। ऐसा नहीं करा आपने कि खाना खाया, दुनिया भर की सारी मस्ती कर ली और फिर पढ़ाई किया। मस्ती करते करते पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करते करते आपको मस्ती करना है, अगर करना भी है तो, ठीक है। डू नॉट वॉच टेलीविजन एट ऑल। मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीविजन पे आप 100% बैन कर दो, पूरा एक साल। दुनिया का कोई भी सेंसिबल टीचर आपको यही बोलेगा, बैन कर दो, एकदम बैन। इसलिए लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं। सुनो मेरी बात, अभी अभी आई विल कम टू द सेल फोन एंड दोस थिंग एज वेल। अगर आप सेल फोन चलाते हैं, आपके पास एडिक्शन हो जाता है फोन वोन का, तो आपका जो फ्यूचर होगा ना, फिर यहाँ से बाहर निकल के वो बबलू इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाएगा। एक बार आंख बंद करके आप इमेजिन करना उस चीज को, थोड़ा सा आपको डर लगेगा, अपने आप फोन बंद हो जाएगा। फोन में अगर किसी भी फोन का या गेम का एडिक्शन है, तो एक बहुत बहुत हार्श डिसीजन बताऊंगा मैं आपको। आई डोंट नो, ये हार्श तो नहीं है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, इट इज नॉट हार्श। डिलीट ऑल द गेम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट ऑल द गेम्स। किया आपने डिलीट? सारे गेम डिलीट कर दो। ऐसा भी नहीं है कि सर मैं तो सुडोकू खेलूंगा क्योंकि सर मैथ्स उससे अच्छा, कद्दू अच्छा नहीं होता है ना, ये सब बहाने मत दो। दूसरा, डिलीट ऑल सोशल मीडिया एप्स, लॉग इन करना ही नहीं है आपको। अगला आपका जो सोशल मीडिया में अपडेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपने जेई क्लियर कर दिया, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा एक ही टारगेट था कि मैं जैसे ही फेसबुक दोबारा लॉग इन करूंगा तो उस पर अपना कॉलेज अपडेट करूंगा। सच बता रहा हूँ, एक मोटिवेशन तो बना के चलो यार, है ना, ताकि जितने भी फ्रेंड्स हो उनको लगे कि ये गायब था एंड ही केम बैक, ही और शी केम बैक, और इसलिए गायब था, तो जस्टिफाइड भी लगे। तीसरा, देखो गेम्स तो अपने को खेलना ही नहीं है ना। विवेक, आपने मेरे को बताया था कि आप गेम्स खेलते हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे, आप ध्यान रखो। एक मूवी डे बना लो आप अपना, ठीक है, ओनली वंस अ मंथ, वंस अ मंथ, ठीक है, वंस अ मंथ विल वॉच अ मूवी, कैन बी एनीथिंग। डू नॉट वॉच टीवी सीरीज, नेवर। कितना भी अच्छा टीवी सीरीज आ जाए, कितना भी अच्छा स्पॉइलर मिल जाए, वी डोंट गिव अ डैम, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देखो दुनिया मूव ऑन करेगी, आप नहीं हो तो कहीं कोई और तो घुसेगा ही ना यहाँ पे, और आप लोग डिजर्व करते हो तो थोड़ी सी मेहनत बनती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑलवेज स्टिक टू योर चेयर, एंड आपके फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लो, FOCUS करके, फोकस, है ना, उसको हमेशा एक्टिवेटेड रखो। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी नेक्स्ट, कि नेवर सी द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखो यार, कभी भी मत देखो, अगर आपके पास है तो। मैंने देखा है लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन को गूगल कर लेते हैं। नहीं होगा आपका, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अरे एक क्वेश्चन में अगर आपको 1 घंटा भी लग जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, लगाओ तो सही, परेशान तो हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा तो फिर यहाँ घर पे फ्रस्ट्रेशन नहीं झेल सकते हो, एग्जाम में कहाँ से झेल लोगे भाई। जब आप घर में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते हो तो एग्जाम में कैसे झेल लोगे। एग्जाम में थोड़ी ना आपको सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जाम में तो खुद से ही करना है। नहीं बनता तो छोड़ो उसको, एकदम लीव इट विद प्राइड, कि नहीं आता था मैंने इसलिए छोड़ा है उसको, सर से पूछूंगा डायरेक्टली या फिर बाद में देखूंगा, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन देख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद आपके हाथ में फोन आ गया, और फोन अगर हाथ में आ गया उसके बाद आपको ही पता है कि 1 घंटा गायब, 2 घंटा गायब, ठीक है। तो नेवर सी द सॉल्यूशन, डाउनलोड दिस फोकस ऐप। और स्टॉप वॉच, मैं अगले हफ्ते आप लोगों से आपका ग्राफ पूछूंगा, ठीक है। सिर्फ 7 डेज आप अपना ग्राफ बनाइए स्टडी का, एक पेपर चिपकाइए आपके टेबल के सामने, या फिर चिपकाना उसको लास्ट में, ठीक है। सो आज मान लो अपने पास 21 है, तो 22, 23, 24 से लेकर 27 डेज है ना, तो लेटेस्ट से हम लोग 29 तक जा रहे हैं, 28 तक जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग है ना हर दिन का एक ग्राफ बनाइए कि आपने कितने दिन पढ़ाई करी है। कैन यू डू इट फॉर 7 डेज फॉर योरसेल्फ, किसी और के लिए करना ही नहीं है आपको, आपके लिए ही करना है। आप एक ग्राफ बनाइए, उसमें आप आपका रियलिटी चेक देखोगे। मान लो ये 5, आप इसमें एक बार लगा दो 6 आवर्स का, 6 घंटे का सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आपका अगर हो जा रहा है तो यू आर ऑन अ वेरी सेफर साइड। अगर आप यहाँ कहीं अटक जाते हो ना तो आप खत्म हो। टाइम कैसे मेजर करेंगे, स्टॉप वॉच यूज करो, ठीक है।
स्टॉप वॉच कैसे यूज करेंगे? आपके पास अगर स्मार्ट वॉच है तो यूज दैट, इफ यू डोंट हैव एनी स्मार्ट वॉच डोंट बाय इट, है ना। आपका पैसा वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अमेजोन से एक स्टॉप वॉच ऑर्डर कर लो जिसमें क्लिक वाला बटन होता है, मेरे पास अभी भी रखा है, मैं कैमरा ऑन करके बता सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास आज तक रखा हुआ है अपने टेबल में, ऑल्दो मैं अब यूज नहीं करता हूँ उसको, अब क्या करूंगा यूज, लेकिन रखा हुआ है। तो स्टॉप वॉच आप खरीद लो, 400 500 या 200 का आ जाएगा, ठीक है। जब तक स्टॉप वॉच नहीं है तब तक आप मोबाइल से काम चला सकते हो, है ना। ग्राफ बना के एक बार मेरे को ग्राफ दिखाओ जरा, कितना यूज करते हो, ठीक है। सबका ग्राफ देखूंगा मैं ऑन 28th of June, ठीक है, या 29th of June, इज दैट ओके। लास्ट ये है कि रिजल्ट के दिन पर, है ना, कोचिंग में होता है सेलिब्रेशन। क्या होता है कोचिंग में? सेलिब्रेशंस होते हैं, ठीक है, ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, मेंस, एडवांस एंड ऑल द अदर प्राइवेट कॉलेजेस एंड एवरीथिंग वी सेलिब्रेटेड। सो इट्स योर चॉइस, आप डिसाइड करो कि आपको हैप्पीली सेलिब्रेट करना है या फिर नॉट सो हैप्पीली। सो इट इज अप टू यू, ये आपका एक और मोटिवेशन होना चाहिए। अभी सुनो, स्टॉप वॉच ऑर्डर किया है ना, दिखा दो ना। रुको दिखा देता हूँ, रुको शांति रखो। कमिंग बैक टू द इम्पोर्टेंट थिंग कि स्टिक टू योर चेयर। आपको हमेशा यही सोचना है कि अब मैं तुरंत पढ़ने बैठ रहा हूँ, डोंट से कि मैं 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद पढ़ने बैठूंगा। ऑलवेज कीप स्टडिंग फॉर 24/7, ठीक है। आपको जो सोने वाला टाइम होता है ना, उसमें भी आप ये सोचो कि मैं ब्रेक ले रहा हूँ भाई पढ़ाई से, है ना, कि भाई पढ़ाई करते करते अब मैं सो गया, फिर उठते से ही पढ़ाई। और आप जब मॉर्निंग में जब उठते हो ना, तो मान लो आप अगर 7 बजे उठते हो, आई डाउट कोई उठता होगा 7 बजे, नहीं उठता है तो फिर इट्स अ वेकअप कॉल, ठीक है। तो आपको उठते ही तुरंत सबसे पहले टेक शावर। टेकिंग शावर का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इट शुड बी वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटीज, ठीक है। उठते ही सबसे पहले नहा लो आप। एक तो पहली बात आँख खुल जाएगी आपकी अच्छे से, दूसरी बात ये हो जाएगा हमारे साथ कि आपको नहाने के लिए अब अलग से टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, यू विल फील फ्रेश फील करके पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और है। आप अगर नहाओगे नहीं ना तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, देख लेना, ठीक है। तो टेक शावर उठते ही, तो आपका 7:30 के पहले पहले शावर हो जाना चाहिए, ठीक है। वॉशरूम में फोन मत ले जाना, कभी भी मत ले जाना, कभी भी नहीं, नेवर, ठीक है। तो क्या आप इतना स्ट्रिक्ट हो सकते हो खुद से? बिल्कुल। अब क्या करें सर, 7:30 के बाद ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा ना सर, वो तो डे में सबसे पहले आता है। डोंट, बिल्कुल नहीं। आप नहाने के बाद सबसे पहले यूल गेट बैक टू योर चेयर, बिकॉज दैट इज वेयर यू बिलोंग, ठीक है। चेयर पे बैठ जाओ, स्टार्ट स्टडिंग। अगर आपने 30 मिनट्स के आसपास कुछ पढ़ लिया खाली पेट, तो आप मर थोड़ी ना जाओगे, लेकिन आपका एक मोमेंटम बन जाएगा। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बोला है कि एवरी बॉडी इन मोशन वांट्स टू स्टे इन द मोशन। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। तो अपने आप को इनर्शिया दे दो सबसे पहले कि आपने पढ़ाई चालू कर दी, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स बीच में बहुत कम होनी चाहिए, दीज आर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स वाला जो कंस्ट्रेंट है वो कम होना चाहिए। 30 मिनट्स का अपने आप को अगर किक स्टार्ट दे दिया तो फिर यू हैव द राइट टू हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्या बताया मैंने आज मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई कि आपको अगर 24 घंटा पढ़ना है ना तो वो भी कम है। अभी आपका लेक्चर खत्म होगा, उठ मत जाना, स्टार्ट स्टडिंग। क्या होमवर्क दिया सर ने आपको? मॉड्यूल, स्टार्ट सॉल्विंग। केमिस्ट्री वाले सर ने क्या होमवर्क दिया? स्टार्ट डूइंग दैट। सोचो मत कि बाद में करेंगे, अभी के अभी करना है उसको भाई। अगर घर वाले बोलते हैं कि डिनर करना है तो बोले नहीं, वेट फॉर 10 to 20 मिनट्स, लेट मी गेट माय इनर्शिया। मेरा इनर्शिया आने तो उसके बाद मैं डिनर करूंगा, है ना। रेस्ट पे जाके अगर करोगे आप डिनर तो आप रेस्ट पे ही अटेंड करोगे, ठीक है। एंड डिनर पे आपका मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है क्योंकि वहां पे फैमिली गैदरिंग होती है, टीवी देखना होता है, एंड आई नो दैट थिंग। बट यहाँ पर आपको अपने साथ सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बनानी है। डिनर खत्म होते ही कम बैक टू योर चेयर, बैठ जाओ वहां पे। भले आपको नींद आ रही है तो चेयर पे सो जाओ यार, कुछ नहीं होगा, चेयर पे सो जाओ, फिर उठ जाओ, फिर पढ़ने लग जाओ, ठीक है। तो आज का एक ही चीज मैंने आपको बताया कि डोंट गेट अप फ्रॉम योर चेयर। मैंने इसको पूरा का पूरा 1 साल तक ट्राई किया था। मैं क्लास से आता था, दरवाजा खोलता था अपना, खोलते ही मतलब मैं तो चप्पल पहन के जाता था जानबूझ के, क्योंकि शू उतारने में और पहनने में बहुत टाइम लगता है। तो आई यूज्ड टू वियर सैंडल्स, वो जो स्ट्रैप वाला होता है ना। सैंडल उतारा, डायरेक्टली टू चेयर, नोट्स खोले, सबसे पहले जो भी पढ़ाया, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स या मैथ्स स्टार्ट किया,
देन आफ्टर दैट आई यूज्ड टू हैव माय लंच. इनर्शिया मिल गया. लंच के बाद आई डोंट हैव एनी राइट टू स्लीप. कोई हक नहीं बनता मेरा सोने का. तो लंच के बाद तुरंत चेयर पे बैठ गए. नींद आ रही तो चेयर पे नैप ले लिया, चेयर पे ही उठ गए. चेयर इज योर वर्ल्ड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर. तो आप अगर चेयर से बाहर हो तो आपका टाइम मैनेज नहीं होगा, और चेयर के अंदर हो तो आपका टाइम मैजिकली मैनेज हो जाएगा. करके देखना एक बार आज, ठीक है. और अगर आप चेयर पे नहीं रह पा रहे हो तो मतलब आपका सेल्फ डिसिप्लिन खराब है. अभी वो डिसिप्लिन वाली बात है ना, तभी आप यहाँ पे पहुंचोगे. क्लास में हर बच्चे का पोटेंशियल है, वो कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है, वो वाली बात है, ठीक है. तो 7 डेज का चैलेंज लेते हैं अपन, है ना. मैं 21 डेज नहीं बोलता हूँ कभी भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा दिखता है. उसको 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 7 7 7. पहला 7 करते हैं. अगर अपना पहला 7 सक्सेसफुल जाता है तो फिर नेक्स्ट 7 पे जाएंगे. दूसरा जाता है तो तीसरा भी हो जाएगा. 7 डेज ग्राफ बनाइए, मेरे को भेजिए, ठीक है. ऑनेस्टली बनाना. अगर आपने 2 घंटा पढ़ा है, 2 घंटे का ग्राफ बनाओ. आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे. मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में. आज का होमवर्क जो है वो ये 1 to 32 करके देखो स्टॉप वॉच के साथ, है ना. मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में. और किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है ऑब्वियसली. आज से ग्राफ पक्का. कोरिया में पढ़ते हैं क्योंकि वहां पर भी इंडिया जैसी हालत है. ग्राफ बना लोगे ना पक्का. चलो देखते हैं. स्टार्ट करो. छोटे पेपर में ग्राफ बनाओ, फिर अपन बड़ा पेपर भी लेंगे. बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड गुड नाइट. 2 घंटा हो गया. थैंक यू बाय सर. बाय.